गुड मॉर्निंग। आज हम बंगाल के नवाब मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था, उसका क्या महत्व रहा था इसके बारे में पढ़ा था। प्लासी के युद्ध के बाद 29 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने मीर जाफ़र को नवाब घोषित किया। क्लाइव ने शीघ्र ही यह प्रकट कर दिया कि शासन की जो वास्तविक सत्ता है वो उसके पास है और मीर जाफ़र नाम मात्र का नवाब है। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में हुई सत्ता परिवर्तन के लिए मुग़ल सम्राट की स्वीकृति भी मंगवा ली। मीर जाफ़र के राज्याभिषेक के अवसर पर क्लाइव ने कहा था कि अंग्रेज वापस कलकत्ता चले जाएंगे और अपना जो ध्यान है वो व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे। लेकिन उनके जो आगे के जो कार्य थे यानी कि भावी कार्य जो थे उससे ये स्पष्ट पता चल रहा था कि नवाब तथा शासन तंत्र के ऊपर अंग्रेज जो है वो नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो कि अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान हो। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एक तो जो राय दुर्लभ थे वो मंत्री पद पर उसको नियुक्त किया गया। क्लाइव ने राय दुर्लभ के साथ एक अलग से गुप्त समझौता भी किया था जिसमें कि राय दुर्लभ ने क्लाइव के सभी जो दावे थे इनका समर्थन करने का आश्वासन दिया। राय दुर्लभ नवाब के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र करता रहा और नवाब को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने राय दुर्लभ को हटाने का फैसला किया। लेकिन राय दुर्लभ को चूँकि क्लाइव का समर्थन था इसलिए उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सका। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण हम बिहार के जो नायब सूबेदार है राम नारायण इसका ले सकते हैं। क्लाइव ने उसके साथ भी समझौता कर रखा था कि शासन चलाने के जो निर्देश हैं वह सीधे क्लाइव से वह प्राप्त करेगा। उसने नवाब के आदेशों का कभी भी सम्मान नहीं किया और नवाब उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। शासन तंत्र पर नियंत्रण स्थापित होने के बाद क्लाइव ने भारतीय अधिकारियों को निर्देश भिजवाए थे कि वे अपने अपने क्षेत्रों से फ्रांसीसी जो हैं उनको पकड़कर अंग्रेज़ों को सौंप देंगे। इन्हीं दिनों में जो नवाब के दो जमींदार थे इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था और क्लाइव ने नवाब को ये निर्देश भेजा था कि इस विद्रोह को तुरंत दबा दिया जाए और साथ में ही जो 500 सैनिक थे वो भी क्लाइव की ओर से भेजे गए थे सहायता के लिए। और इस सहायता के बदले में क्लाइव ने बंगाल के शोरे के उत्पादन का जो एकाधिकार था वो प्राप्त कर लिया था। केवल 15% शोरा जो था वो नवाब के लिए छोड़ा गया। शोरे का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, इसलिए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मीर जाफ़र जो था वो नाम मात्र का शासक था। बंगाल जो है यहाँ पर डचों का भी व्यापार था। बंगाल प्रांत के जो भीतरी भाग थे इनमें भी उनकी कई शाखाएं जो हैं वो स्थापित थी। आगे चलकर बंगाल में जो डचों का व्यापार था इसको लेकर डच और अंग्रेज़ जो हैं इनके मध्य आपस में नवंबर 1759 ईस्वी में इनमें आपस में युद्ध हुआ जिसमें कि डच जो हैं वो हार गए और इस युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। इसी समय मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरन वो भी सेना के साथ डचों को सज़ा देने के लिए आ पहुंचा था और अंत में क्लाइव की मध्यस्थता से संधि संपन्न हुई जिसके अनुसार डचों ने भविष्य में युद्ध न करने और नई सैनिक भर्ती और किलेबंदी न करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ यूरोपियन सैनिक रखना भी स्वीकार कर लिया। बेदरा का ये जो युद्ध हुआ था ये बंगाल में जो अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी उसकी स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम रहा था। अब बंगाल में अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता जो थी उसको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं शेष बचा था। मीर जाफ़र जो था वो अयोग्य व्यक्ति था, अदूरदर्शी था, क्रोधी स्वभाव
था। इसी वजह से जो बंगाल की शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, वो बिगड़ती जा रही थी। मीर जाफ़र की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो थी वो ये थी कि उसने ना तो कभी अपने ऊपर भरोसा किया था और ना ही वह अपने सहयोगियों का विश्वास करता था। राजकोष जो कि पहले से ही रिक्त था, मराठा नवाब से निरंतर चोट वसूल कर रहे थे और क्लाइव ने भी इस समय मराठों से छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझा था। अव्यवस्था के कारण राजस्व की पूरी वसूली भी नहीं हो पा रही थी। तीसरा, कंपनी और उसके अधिकारी भी नवाब से निरंतर धन की मांग कर रहे थे। नवाब कंपनी को निर्धारित किश्तें भी नहीं चुका पा रहा था, जबकि अनिर्धारित मांगें जो थी वो तो बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में नवाब अपने सैनिकों को वेतन भी नहीं चुका पा रहा था। कंपनी के दबाव पर नवाब को बर्धमान, नदिया और हुगली के क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार जो था वो तब तक के लिए कंपनी को सौंपना पड़ा जब तक कि उसकी किश्तों का धन वसूल ना हो जाए। ऐसी स्थिति में ही और 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव हॉलवेल को कंपनी के कार्यों का चार्ज देकर खुद स्वदेश लौट गया था। शहजादा जो अली गौहर था, जो कि बाद में शाह आलम द्वितीय के नाम से बादशाह बना था, उसका बंगाल में अभी भी भय बना हुआ था, क्योंकि कुछ स्थानीय जो जमींदार और सरदार थे वो गुप्त रूप से उसे सहयोग कर रहे थे और मराठे जो हैं वो चोट वसूली के नाम पर निरंतर बंगाल में आ रहे थे। अंग्रेज जो थे, इन्होंने नवाब को इस सभी संकट के समय बराबर सहायता दी थी, लेकिन उन्हें हमेशा ये शिकायत बनी रही कि नवाब और उसके पुत्र जो मीरन हैं, उनकी तरफ से उन्हें पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया तो उनका असंतोष जो था वो और अधिक बढ़ता चला गया। 3 जुलाई 1760 ईस्वी को किसी ने मीरन जो था उसकी हत्या कर दी, जिससे कि अंग्रेज़ों को नवाब के नए नायब की नियुक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का निश्चय किया जो कि उनके इशारों पर चले और उन्हें काफ़ी भेंट उपहार भी दे सके। ऐसा व्यक्ति मिल भी गया था और वह व्यक्ति था मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम। मीर कासिम जो था वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसने नायब बनते ही अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया और उससे प्राप्त बहुमूल्य उपहारों से अंग्रेज़ अधिकारी जो थे बहुत अधिक खुश हो गए थे और अब उन्होंने मीर जाफ़र को पद से हटाकर मीर कासिम जो था उसे नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। इस संबंध में जो भी घटनाएं घटित हुई उन्हें 1760 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। मीर जाफ़र जो था उसको नवाब पद से हटाने के कई कारण रहे थे, जैसे कि कंपनी के अधिकारी जो थे वो और कर्मचारियों को लगातार रिश्वत और उपहार देते रहने से मीर जाफ़र का खजाना खाली हो गया था। परिस्थितियाँ जो थी वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि मीर जाफ़र ना तो कंपनी की वार्षिक किस्त अदा कर पा रहा था और ना ही अपने सैनिकों को वेतन चुका पा रहा था। दूसरी तरफ कंपनी के सभी कर्मचारियों को नवाब से भेंट उपहार लेने की आदत भी हो गई थी। जब नवाब से उन्हें धन मिलना बंद हो गया तो वे सभी नाराज हो गए थे और किसी दूसरे को नवाब बनाने की सोचने लगे जो कि उनकी भूख शांत कर सकें। दूसरा जो कारण था वो था मीर जाफ़र जो था ये अंग्रेज़ों से तंग आ चुका था और उसने अब अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त होने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज़ों की कभी समाप्त न होने वाली धन की मांग तथा प्रशासन व्यवस्था में उनके हस्तक्षेप से वे काफ़ी परेशान हो गया था। तीसरा, अपने युवा पुत्र मीरन की हत्या से मीर जाफ़र जो है उसे भारी सदमा पहुंचा था, जिससे कि वह शासन प्रबंध की तरफ विशेष ध्यान नहीं दे सका। इस वजह से बंगाल की स्थिति जो थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई थी, चाहे वो व्यापार वाणिज्य हो या शांति व्यवस्था। अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास था कि मीर जाफ़र के स्थान पर जिसे भी नया नवाब बनाया जाएगा उससे उन्हें काफ़ी धन मिलेगा और कंपनी को भी और अधिक सुविधाएं प्राप्त होगी।
इस समय चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। कारण ये था कि एक तो दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध के कारण उनका खजाना जो था वो खाली हो चुका था और मद्रास के अधिकारी बंगाल में नियुक्त अधिकारियों से बराबर धन की मांग कर रहे थे। दूसरा, बिहार में नियुक्त अंग्रेजी सेना को वेतन नहीं चुकाया जा सका था और वहाँ के सैनिक बगावत की बात करने लगे थे। कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबारने वाला मीर कासिम ही दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में 1760 ईस्वी को वेंसीटॉर्ट ने मीर कासिम के साथ एक समझौता कर लिया गुप्त रूप से, जिसमें कि मीर कासिम जो है उसने कई आश्वासन दिए और इन आश्वासनों के बदले मीर कासिम को नवाब बनाने की बात कही गई। ये जो आश्वासन दिए गए थे इनमें से प्रमुख रूप से इनमें बातें जो थी वो इस प्रकार से थी कि मीर कासिम हमेशा अंग्रेज़ों का घनिष्ठ मित्र बना रहेगा। दूसरा, बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सेना मीर कासिम को पूरा सहयोग देगी। मीर कासिम जो है उसने अंग्रेज़ों की सेना के व्यय के लिए उन्हें बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के प्रदेश देना स्वीकार किया। इसके अलावा मीर जाफ़र से कंपनी की जो बकाया धनराशि है उसे चुकाने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा सिलहट में जो सीमेंट जो उत्पादन होती थी उसका आधा भाग अंग्रेज़ों को 3 साल के लिए खरीदने का अधिकार दिया गया। दक्षिण में कंपनी द्वारा लड़े जा रहे युद्धों में मीर कासिम ने 5 लाख रुपए देने की बात कही। इस समझौते को बहुत ही गोपनीय रखा गया। मीर जाफ़र को इसकी भनक भी नहीं पड़ी और 1760 ईस्वी की अक्टूबर में वेंसीटॉर्ट सेना के साथ मुर्शिदाबाद गया और नवाब से गद्दी छोड़ने की बात कही। चूँकि ब्रिटिश सेना ने उस समय महल को घेरा हुआ था, इसलिए विवश होकर नवाब को जो है अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ी और इस प्रकार से मीर कासिम जो है उसके पक्ष में गद्दी त्याग दी गई। इसके बाद मीर जाफ़र कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लगा।